हरिओम तत्सत। आज हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य से प्रारंभ करते हैं। यह एक सिंह लग्न की कुंडली है और सूर्य लग्न में ही विराजमान है, स्वराशि में विराजमान है। तो सूर्य जब लग्न में विराजमान है तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में वृद्धि होती है, समाज में सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। परंतु सूर्य यहाँ से सप्तम भाव में अपने जीवन साथी के घर में दृष्टि डाल रहे हैं और शनि के घर में। तो यहाँ क्या होगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, पति से मतभेद होगा, क्योंकि शुक्र एक प्रभावशाली और राजा के समान उनका स्वभाव होता है, ऐसे ग्रह होते हैं। और जब सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ ईगो के कारण या वैसे भी वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। और वैसे भी ये नियम है कि सप्तम भाव में यदि सूर्य विराजमान हो या दृष्टि होती है तो वैवाहिक जीवन में समस्या होती है। तो यहाँ सूर्य लग्न के लिए तो अच्छे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति के लिए अच्छे हैं, परंतु वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। और सूर्य यहाँ पे आप देख रहे हैं 13 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत है। तो यहाँ हमें सूर्य से संबंधित उपाय वगैरह करना चाहिए ताकि वैवाहिक जीवन में समस्या न हो। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव यानी खर्च के स्वामी हैं, विदेश के स्वामी हैं। और चंद्रमा विराजमान कहाँ है? भाग्य के स्थान में। देखिए, तो चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी भाग्य स्थान में विराजमान है, तो बाहरी स्थानों के संपर्क या विदेश के माध्यम से भाग्य की विशेष उन्नति होती है। परंतु यहाँ एक बात और देखिए कि चंद्रमा के साथ शनि भी विराजमान है, चंद्रमा के साथ गुरु विराजमान है, जिसे कि हम गजकेसरी योग कहते हैं। परंतु यहाँ चंद्रमा के साथ शनि भी विराजमान है, जिसके कारण चंद्रमा यहाँ पीड़ित हो रहे हैं, इसे विष योग भी कहते हैं। तो ऐसे योग में भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं, और जो बाहरी स्थानों से अच्छा संपर्क के माध्यम से अच्छी भाग्य की उन्नति का जो योग बन रहा था उसमें भी परेशानी होती है। तो यहाँ हम चंद्रमा का जैसे मंत्र जाप करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की उपासना करें, और शनि से संबंधित हमें दान और उपाय करना चाहिए। मंगल इस कुंडली में चतुर्थ भाव के एवं भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और मंगल सिंह लग्न की कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं। सबसे प्रभावशाली और सबसे कारक ग्रह मंगल होते हैं, और मंगल स्वराशि में विराजमान है, खुद के घर में विराजमान है मंगल। तो यहाँ इसका फलादेश होगा कि माता, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब पर श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु मंगल यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसे कि मांगलिक योग कहते हैं। तो यहाँ वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानी होगी, क्योंकि मंगल शनि के घर में दृष्टि डाल रहे हैं। यदि मंगल शुक्र या मित्र के घर में दृष्टि डाले जहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन यहाँ मांगलिक योग का प्रभाव ज़्यादा होगा और वैवाहिक जीवन में समस्या होगी, मतभेद होगा। और मंगल यहाँ से फिर दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को सरकार से भी लाभ मिलता है, सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं, क्योंकि मंगल एक राजयोग कारक ग्रह हैं। और दसम भाव में सूर्य, मंगल, गुरु इत्यादि की जब दृष्टि होती है तो ऐसे योग बनते हैं, और भाग्य के भी स्वामी मंगल हैं, तो ऐसे योग बनते हैं। और दूसरी बात कि मंगल से संबंधित किसी भी प्रकार का रोजगार किया जाए तो उसमें भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, जैसे मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, और भी बहुत सारे इसके लिस्ट होते हैं जो कि बताया गया है मेरे वेबसाइट पे। और यहाँ से मंगल चौथे, सातवें और आठवें जगह पर भी दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आमदनी अच्छी होगी, आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। परंतु मंगल यहाँ आप देखें 4 अंश के हैं, स्वराशि में तो हैं, परंतु अंश बल में कमज़ोर हैं, सबसे कारक भी हैं। परंतु हम यहाँ मंगल का रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि मंगल का रत्न धारण करेंगे तो फिर सप्तम भाव पर प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वैवाहिक जीवन में ज़्यादा समस्या होगी। इसलिए यहाँ पे मंगल से संबंधित लाभ प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप वगैरह करना चाहिए।
उसके बाद हम बुध के विषय में देखते हैं। देखिए बुध, तो बुध इस कुंडली में आमदनी के और धन के दोनों के स्वामी होते हैं। एकादश भाव जो होता है लाभ का स्थान होता है, द्वितीय भाव जो होता है धन का, कुटुंब का स्थान होता है। और बुध लग्न में सूर्य के साथ विराजमान है, जिसे कि बुध आदित्य योग भी कहते हैं। यहाँ पे सूर्य के साथ बुध विराजमान है, जिसे कि बुध आदित्य योग बोलते हैं। परंतु बुध 5 अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल कमज़ोर हैं। दूसरी बात कि सूर्य और बुध में अंतर जो है 12 डिग्री से कम है। यदि सूर्य और बुध के बीच में 12 डिग्री से 12 अंश से ज़्यादा अंतर हो तो अस्त नहीं माने जाते हैं। और वैसे भी बुध अंश बल में भी बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो बुध आदित्य योग जो निर्माण हो रहा है उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। और आमदनी से संबंधित और धन से संबंधित भी श्रेष्ठ योग बन रहा है, उसका भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो हमें यहाँ बुध को प्रबल करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ आमदनी का योग बने। और यह बहुत ही अच्छा योग है आमदनी का। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उसके बाद गुरु के विषय में देखते हैं। तो गुरु इस कुंडली में पंचम भाव एवं अष्टम भाव, आयु के स्वामी भी हैं और पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो पंचम भाव तो सबसे कारक ग्रह होते हैं, लेकिन अष्टम भाव को अकारक भी माना जाता है। तो गुरु यहाँ पे कारक भी हैं और अकारक दोनों से संबंधित इनमें गुण रहता है, परंतु कारक से संबंधित गुण ज़्यादा होता है क्योंकि ये त्रिकोण के स्वामी हैं। अब गुरु यहाँ आपके बैठे हुए हैं 9वें भाव में, तो यहाँ विराजमान होने से भाग्य की विशेष उन्नति होती है। शिक्षा बहुत अच्छी है ऐसे व्यक्ति की प्राप्त होती है, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। धर्म का पालन करते हैं ऐसे व्यक्ति, ईमानदार भी होते हैं। और यहाँ से गुरु लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, सम्मान, इन सभी चीज़ों में वृद्धि होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। फिर यहाँ से गुरु तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं शुक्र के घर में, तो सामान्य भाई बहन से मतभेद वगैरह हो सकता है, परंतु पराक्रम में वृद्धि होती है। और गुरु यहाँ से फिर पंचम भाव में स्वराशि में दृष्टि डाल रहे हैं, तो वही हो गया विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं और ईमानदार भी होते हैं। अब उसके बाद हम शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र जो है द्वादश भाव में विराजमान है और शुक्र दसम भाव एवं तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो कुंडली में कोई भी ग्रह यदि छठे, 8वें, 12वें, देखिए ये समझिए आप, कोई भी छठे, 8वें, 12वें भाव में चले जाते हैं और यदि वह हमें लाभ देने वाले ग्रह होते हैं तो उनके सुख में कमी होती है। परंतु शुक्र के साथ यह नियम लागू नहीं होता है। शुक्र द्वादश भाव में जाने के बाद भी अच्छा फल देते हैं। अब दसम भाव के स्वामी चले गए द्वादश भाव में, तो इसका अर्थ यह हो गया कि ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर या विदेश के संपर्क से कोई भी रोजगार करे तो अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब मेन बात यहाँ विदेश जाने का भी योग बन सकता है, लेकिन माता भूमि भवन का स्वामी खुद के घर में है, लग्नेश भी खुद के भी घर में है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर न जाकर अगर विदेशी कंपनी के माध्यम से भी जॉब करें तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और जन्म स्थान से दूर जाकर भी व्यवसाय करें तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। दसम भाव के स्वामी द्वादश भाव में चले गए हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्ति को जॉब करना चाहिए और व्यापार के में नहीं जाना चाहिए। परंतु यहाँ पे शुक्र 27 अंश के हैं, देखिए वक्री भी हैं, 27 अंश के हैं, फिर भी कमज़ोर हैं, तो यहाँ पे हमें शुक्र का मंत्र जाप करना चाहिए। शुक्र यहाँ विराजमान है तो मैंने फलादेश बताया कि बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करते हैं, अपने ऊपर बहुत सारा खर्च भी करते हैं सुख सुविधाओं के लिए, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। अब उसके बाद हम शनि के विषय में देखते हैं। शनि यहाँ पर भाग्य स्थान में चंद्रमा के साथ विराजमान है और नीच राशि में विराजमान है। और शनि जो है सप्तम भाव के और षष्ठ भाव के, ये प्रबल अकारक होते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में शनि को प्रबल अकारक माना जाता है क्योंकि सूर्य के शत्रु होते हैं। तो सप्तम भाव तो जीवन साथी का होता है, पति पत्नी का, और षष्ठ भाव रोग का, शत्रु का, इन सब चीज़ों के स्वामी होते हैं। अब शनि यहाँ पे आपके नीच राशि में विराजमान हो गए तो, और चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं, तो यहाँ भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि मंगल और गुरु बहुत अच्छा उच्च शिक्षा और शिक्षा प्राप्त करने का योग बना रहे हैं, लेकिन शनि उसमें थोड़ी रुकावट और परेशानी भी डालते हैं। अब यहाँ से शनि एकादश भाव में दृष्टि डालते हैं, तो परिश्रम के माध्यम से आमदनी का भी अच्छा योग बनता है।
और यहाँ से शनि तृतीय भाव में अपने उच्च राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है। और फिर शनि यहाँ से षष्ठ भाव में अपने खुद के घर में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है। शत्रु ऐसे व्यक्ति से आसानी से जीत नहीं सकते हैं। ननिहाल पक्ष से भी सफलता प्राप्त होती है, सहयोग प्राप्त होता है। तो यहाँ आपने देखा कि एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं। उसके बाद राहु का फलादेश देखते हैं, तो राहु यहाँ द्वादश भाव में विराजमान है और यहाँ से ये मंगल पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो अब हमने जो मंगल से संबंधित श्रेष्ठ लाभ का योग जो पढ़ा था कि भाग्य की उन्नति होती है और माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, अब यहाँ मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ने से मंगल पीड़ित हो गए, जिसे कि अंगारक योग कहते हैं। तो ये जो भी मंगल से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो रहा था, उन सभी में कठिनाई के योग बन जाते हैं। और चतुर्थ भाव में राहु केतु जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो वो भी मातृभूमि का वियोग सहना पड़ता है, मातृभूमि से दूर जाने का भी योग बनता है। और यहाँ से राहु षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से राहु अष्टम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, स्वास्थ्य एवं आयु के लिए यह अच्छा नहीं है। तो यहाँ राहु से संबंधित दान और उपाय विशेष तौर पे करना चाहिए। केतु यहाँ विराजमान है षष्ठ भाव में, तो यहाँ पे केतु विराजमान है तो शत्रु पक्ष पे तो प्रभाव रहेगा, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ऑपरेशन भी होने की संभावना होती है। यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहे हैं दशम भाव में, तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाई होती है। और यहाँ से केतु द्वादश भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, चंद्रमा के घर में डाल रहे हैं, तो जिसके कारण अत्यधिक खर्च के कारण भी परेशानी बन जाती है, नींद सही प्रकार से नहीं आती है और आँखों में भी समस्या हो सकती है। और फिर यहाँ से जो केतु है द्वितीय भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं बुध के घर में, तो धन एवं कुटुंब से संबंधित परेशानी होती है। कई बार अचानक धन प्राप्त हो जाता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रहों का फलादेश देखा, और मुख्य रूप से इस कुंडली में राहु केतु शनि का उपाय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर या बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को मंगल से संबंधित या गुरु से संबंधित या सूर्य से संबंधित इनसे कोई भी अगर ये जॉब करते हैं तो उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। उसके विषय में विस्तार से जिनकी कुंडली है उनसे चर्चा किया जाता है उनकी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति कौन सा रोजगार करे इसके लिए कुंडली में बनने वाले योग्य के साथ उस व्यक्ति से बात भी करना जरूरी होता है, क्योंकि कुंडली में 2-3 प्रकार के रोजगार के योग बनते हैं। इसलिए हमें ये देखना पड़ता है कि उनकी विशेष इच्छा किसमें है। 2-3 प्रकार के जो रोजगार के योग बन रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रबल कौन से हैं, फिर उसके बारे में निर्णय लिया जाता है। तो इस प्रकार आज कुंडली का विश्लेषण समाप्त होता है। हरिओम तत्सत।